नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और उसके बाद के कमिश्नर विवेक फंसलकर बुरी तरह से जांच के घेरे में आने वाले हैं। अब इससे किसे होशियार रहने की जरूरत है? होशियार रहने की जरूरत है नए पुलिस कमिश्नर को। नए पुलिस कमिश्नर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और अगर नए पुलिस कमिश्नर में ने थोड़ा भी बायां दायां इधर उधर करने की कोशिश की तो आप मान के चलिए ये भी उसी श्रेणी में खड़े हो जाएंगे जिस श्रेणी में विवेक फंसलकर और परमबीर सिंह खड़े हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश ओझा जी। नीलेश जी, मैंने जो ये बयान दिया है कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है? कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? हाँ, अतिशयोक्ति ही है आपकी। अच्छा। देखिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में परमवीर सिंह एक वन ऑफ द विटनेस है ना। उन्होंने तो कह दिया ना कि इन्होंने दोनों ने मुझ पर दबाव लाया था सचिन वाजे को अरेस्टेड करने के लिए। तो परमवीर सिंह के गवाही पे इनको दोनों को उम्र कैद की, आजीवन कारावास की सजा की कार्रवाई हो सकती है। तो थोड़ा देर के लिए परमवीर सिंह को थोड़ा देर के लिए बाजू में रख दीजिए। अच्छा। हाँ, अब आते हैं विवेक फंसलकर। विवेक फंसलकर साहब के पास में कोई एस्केप रूट है नहीं। एक तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन दूसरा केस कैसा है उनका कि जब उनके पास में सतीश साल्यान के तरफ से राइटिंग में गैंगरेप और मर्डर का कंप्लेंट दिया गया, इसके पहले दूसरा भी एक गैंगरेप और मर्डर का कंप्लेंट दिया इसी मैटर, तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। और एफआईआर रजिस्टर नहीं करना ये अपने आप में आईपीसी 166 ए का ऑफेंस है। उसके लिए विवेक फंसलकर जोशी जो है, जो भी है वो, उनका पूरा नाम मुझे ये है, तो वो उसके तहत प्रोसिक्यूशन के कार्रवाई के हकदार है। उसमें महाराष्ट्र पुलिस एक्ट सबसेक्शन 145 सबसेक्शन 2 और 166 भी लगता है, और भी कई सेक्शंस है। दूसरा, अभी जो हाईकोर्ट ने नोटिस निकाला है, मतलब ऑर्डर दिया है स्टेट को रिप्लाई देने के लिए, तो उसमें तो स्पेसिफिक आरोप है ना कि 2 बार हम मिलने गए, राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन दिया, कंप्लेंट जो दिया, कंप्लेंट में सुप्रीम कोर्ट का, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट लिखा हुआ है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, एफआईआर रजिस्टर करो। अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर तुमको लगता है कंप्लेंट गलत है तो कंप्लेनेंट पे कार्रवाई करो, बट तुम उसके एफआईआर के पहले इंक्वायरी नहीं कर सकते। कल हाईकोर्ट बार बार उनको वही रिपीट कर रहा, पहले ये बताओ आपने एफआईआर रजिस्टर किया नहीं तो इन्वेस्टिगेशन क्या करो? क्या देख रहे हो इतनी दिन से? मतलब ये कंप्लेंट है 12 जनवरी 2024 की, उसमें आज तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है रशीद खान पठान का जो कंप्लेंट है। तो और दूसरी कंप्लेंट है इनकी सतीश साल्यान जी की, इसमें अभी 1.5 महीना होता है, तुम आज तक एफआईआर नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है इंक्वायरी का। तो ये जो है, और ठीक है एफआईआर तो नहीं कर रहे, तुम इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में कर रहे बताओ? जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है उसमें प्रिया गांवकर में क्या किया, अच्छा हो गया आपने विषय निकाला, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय उसका। ये ऐसे ही जो आरोपी को बचाने के मंशा रखने वाले जो भी अधिकारी है, इन्होंने क्या किया, कंप्लेंट लिया, इंक्वायरी किया, बोले साहब कंप्लेंट झूठा है, केस क्लोज। आपका ये हैंग हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूं। बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा है आशुतोष जी। हाँ नहीं, बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा तो है। उन्होंने, पुलिस ने क्या किया,
पुलिस ने कंप्लेंट को, हम्म हाँ ठीक है ठीक है, तो पुलिस ने कंप्लेंट को ऐसा ही पूरा बोला, हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इंक्वायरी कर लिया, केस क्लोज्ड, कोई झूठी केस है। हाई कोर्ट ने बोला ये जो तुमने इन्वेस्टिगेशन किया कौन से लॉ में किया है, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, वो तुम्हारी रिपोर्ट कचरे के डब्बे में डाल दो, एफआईआर रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेट करो। तो वो केस लॉ इनको देने के बाद में इन्होंने नहीं माना, तो कंटेम्प्ट में ये एसआईटी के मेंबर भी आरोपी है और ये जो कमिश्नर है फनसलकर, विवेक फनसलकर जो है वो भी आरोपी है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश आया है, जो गुजरात हाई कोर्ट का कोई फैसला था जो 20 वर्ष 25 वर्ष पुराना था। मतलब जो एक्यूज्ड है वो उस वक्त 20-22 साल का था, अभी 52 वर्ष का हो गया है। 30 वर्ष पुराना केस है। 30 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओपन किया केस को और उसको सजा दी है। 30 साल पुराने। मैं ये जानना चाहता हूं नीलेश जी आपसे कि जब कोई वर्दी पहन के आता है, उसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है कि कॉमन मैन को न सिर्फ भरोसा देना, उनकी सुरक्षा की गारंटी करना, बल्कि उनके मन में ये भरोसा पैदा करना कि पुलिस इज फॉर कॉमन पीपल। ये अपने मास्टर, पॉलिटिकल मास्टर की खाल बचाना या उसको प्रोटेक्ट करना पुलिस की वर्दी की प्राथमिकता नहीं है। तो विवेक फनसलकर ने एक गंभीर अपराध किया है, गंभीर अपराध किया है, सब चीज को ताके पर रख करके। और जब हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी है कि भाई आप किस सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये अपने आप में ये प्रूव हो गया है कि विवेक फनसलकर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। और ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के इसका उल्लंघन है। अरे मैंने बता दिया ना, अभी जो लॉ बहुत सिंपल है, 2+2=4। अभी मैं आपको 1 मिनट बताता हूं। ये देखिए जो एग्जिबिट है, ये रिसीव्ड कॉपी है इनकी, पुलिस कमिश्नर ऑफिस की। ये जो ये हमने कहा कि इसी को एफआईआर ट्रीट करो, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसी को एफआईआर ट्रीट करना पड़ेगा। एक उसके नीचे ये बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दे दिए। यहाँ पर क्लियर लिखा है आपको कोई अधिकार नहीं है बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन करने का। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? अभी ये कोर्ट को बताएं कि इनको बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लॉ इन पे लागू नहीं पड़ता है, ये इंडिया में है नहीं है, ये इनका ज्यूरिडिक्शन स्कॉटलैंड यार्ड में आता है या कहाँ आता है, बताइए लोग। अभी और क्या है, इससे ज्यादा क्या बोले हम? मतलब अभी कॉमन मैन सवाल पूछे अभी ये सब चीज। हाँ नहीं, ये कॉमन मैन का ही सवाल है। कॉमन मैन का ही सवाल। मैं उन कॉमन मैन का सवाल वॉइस ऑफ वॉइसलेस हूं ना, तो मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं कि परमबीर सिंह ने जो अपराध किया, एक तो क्राइम में किस हद तक शामिल था मुझे नहीं मालूम, किस हद तक उन्होंने, लेकिन कवर अप जो किया ये तो सबके सामने आ गया है कि कवर अप करने का पूरी जिम्मेदारी परमबीर सिंह पर है। अब हालांकि परमबीर सिंह कह रहे हैं कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट उन्होंने उनके दबाव में किया, भले ही मेरा सिग्नेचर है जो कि ऑफिशियली मैं हूं, उनका बॉस हूं, तो भले मेरा सिग्नेचर चलेगा, लेकिन ये बाप बेटे के कहने पर हुआ है और इसकी जानकारी शरद पवार साहब को भी है। मेरा ये कहना है कि चलो ये तो उसकी बात है और इस मामले में वो पल्ला झाड़ रहे हैं और उनको हो सकता है कि उनके स्टेटमेंट पे, जैसा आपने कहा, उनको सजा भी हो सकती है। विवेक फनसलकर ने तो ब्रॉड डे लाइट में उल्लंघन किया है। तो परमबीर और विवेक फनसलकर क्या दोनों बराबर हैं या फनसलकर 4 कदम आगे निकल गए? वो विषय तो आपका सवाल थोड़ा बाजू में रखिए। मैं आपको आप सवाल पूछकर कुछ उसमें से निकलने के बजाय ऐसा एक हम पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जिससे ये केस सॉल्व होगा और आगे चल के यहाँ का सेटअप ठीक होगा। ठीक है। इस केस में अभी सबसे पहले
एक्शन होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए वो पुलिस अधिकारी कौन, तो ऑन रिकॉर्ड पे पहला पुलिस अधिकारी आरोपी जो बनता है वो है मालवनी पुलिस स्टेशन के जो अभी के इंचार्ज है, जो एसआईटी के मेंबर है, शैलेंद्र नागरकर, जो भी है उनका नाम एग्जैक्ट नहीं मालूम, उनके खिलाफ में एफिडेविट में स्पेसिफिक डिटेल दिए कि ये व्यक्ति आरोपी कैसा है और इसके ऊपर भी जवाब देना है। और उन पर्सन को उस दिन मैं पर्सनली भी मिला हूं हाई कोर्ट में, तो मतलब उनके बातों से क्या लग रहा था, मैं अगर शॉर्ट में बोलूं ना, तो उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं है हमारे सामने, होम मिनिस्टर कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ के राजा हम हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट भी हम नहीं मानते। कि क्या वर्ड बोला उन्होंने, बताया मुझे? क्या? अरे बोले वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह है ना, बोले वो अरे ऐसा नहीं है, बोले वो। अच्छा, मैंने बोला अच्छा बताओ कैसा है। नहीं नहीं, बोले मेरे लाइफ में कभी ऐसा मैंने देखा नहीं है, बोले। मैंने बोला आपने क्या अच्छा। देखा, क्या नहीं देखा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चलने वाला है क्या? मैंने बोला देखो साहब, अभी मैं आपको सिर्फ प्यार से इसलिए बोल रहा हूं कि मैं नहीं चाहता आप अगर गलती से हो, दबाव में हो तो आप फंस जाए। आपको आपका स्टैंड कायम रहना है, तो फिर मुझे आर्गुमेंट करना पड़ेगा आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का। फिर तुरंत भागते हुए गए, चीफ पीपी को लेकर आए विनय गांवकर साहब को, और जैसा मैटर है हमने तो फिर हमारा जो बोलना था बोला, कोर्ट ने तो फटकारा ही उनको, बोले इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में कर रहे हैं, कौन से प्रोविजन में कर रहे हैं। तो अब जो है, अब जब रिप्लाई एफिडेविट का ऑर्डर हो चुका है, तो उसमें ये एफिडेविट देना है कि शैलेंद्र नगरकर के ऊपर प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं कर रहे आप, एक एसआईटी का मेंबर उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, इस पर भी जवाब दो आप। और उनको सस्पेंड डिसमिसल क्यों नहीं कर रहे। और कुछ अधिकारियों के नाम दिए हैं, कुछ लोगों की लिस्ट अभी और जा रही है आज। तो स्पेसिफिक प्रेयर है एफिडेविट में कि ये अधिकारी बंबई में नहीं दिखना चाहिए, ये यहां रहकर इस इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद इसमें फंसे हुए हैं। तो वो उस पर भी सरकार को जवाब देना है कि आप इनको सस्पेंड कर रहे हो या इनको गढ़चिरौली ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप बताओ। अच्छा, अ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आम आम लोगों का सवाल है नीलेश जी। ये सवाल जो रिप्लाई जो प्रिपेयर करेगा हाई कोर्ट के आदेश पे, आपके 700 पेज को उसको पढ़ना है और 4 सप्ताह का उनको मान लीजिए समय मिला है। सबको पढ़ के एक-एक पैरा का उनको रिप्लाई देना पड़ेगा और वो सारे रिप्लाई कोरोबोरेटिव फैक्ट्स के साथ होने चाहिए, अगर नहीं हुआ तो जेल जाएंगे। लेकिन ये रिप्लाई तैयार कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा कौन? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो हम्म। उसमें बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और ये सवाल में दो सवाल और है हम्म। कि रिप्लाई तैयार कौन करेगा और वो रिप्लाई साइन कौन करेगा, हम्म। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम्म। नियम से रिप्लाई तो बनाता है चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये मैटर में वो है, पब्लिक हम्म। प्रोसिक्यूटर ही बनाएंगे हाई हम्म। कोर्ट के। हम्म। और ये केस में साइन करना पड़ेगा आइदर पुलिस कमिश्नर को और होम डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि बाकी के लोग जो आरोपी है वो मतलब बड़े ये है ना, तो इसमें पुलिस कमिश्नर से कम वाला व्यक्ति साइन नहीं कर सकता है, उनको साइन करना है। अब तो इंपॉर्टेंट केस लग रहा था आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है शो। चलो अच्छा हो गया ये विषय आपने पूछ लिया। हम्म। दो इंपॉर्टेंट केस लॉ बताता हूं। हम्म। एमपी द्विवेदी इन आर री मतलब क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कंटेम्प्ट लेता है, तो री एमपी द्विवेदी में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर वगैरह लोगों पे सुओ मोटो कंटेम्प्ट ले लिया था। क्यों ले लिया था? एक व्यक्ति ने लेटर भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, वकील ने, कि बोले साहब
हम धरना दे रहे थे, हमारा संवैधानिक अधिकार का हम आंदोलन कर रहे थे, हमारा जो भी है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पुलिस वाले ने हमको हथकड़ी लगाकर कोर्ट में लाया। तो हमने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप इसका उल्लंघन कर रहे हो। तो उसने तो नहीं माना। जब हमने ये मजिस्ट्रेट जो जज था उसको बोला, तो वो जज ने भी नहीं माना और हमको हथकड़ी वैसे ही रखा और हमको बोला ओके ठीक है, मैं देखूंगा इस पे बाद में क्या करना है। तो अदर साइड टू से बोला और हमको जेल में भेज दिया। उनका लेटर आया, कोर्ट ने वो लेटर को ही पीआईएल कंसिडर कर दिया। कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस निकला। किसको? वो जो भी एसपी कमिश्नर था, वो जो जिन्होंने हथकड़ी लगाई थी, वो उनके बॉस एसपी कमिश्नर और मजिस्ट्रेट को भी और जज को भी। आप जब यहां हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में, तो कमिश्नर ने बोला ना ऐसा हो गया था उस दिन, क्या था, बहुत ऐसा माहौल ये था कि लोग छुट्टी रहा सकते थे, ऐसा हो गया था, मेरा बच्चा खिलौना टूट गया था और मैं थोड़ा सा हफ्ता लेने चला गया था। जो भी बोल रहा था स्टोरी, मनोहर कहानियां लेकर आ गया। कोर्ट ने उठा के उसका एफिडेविट फेंका कचरे के डिब्बे में, बोला सुन। और जज को भी स्ट्रिक्चर लिया, बोला देखो, पहली चीज, जब हमने तुमको कहा कि रिप्लाई दाखिल करो, तो तुम्हारा जिम्मेदारी था, जिन्होंने हमारे आदेश का उल्लंघन किया, उन पुलिस अधिकारी के ऊपर तुम प्रोसिक्यूशन करके रिप्लाई दाखिल करते। तुमने दाखिल नहीं किया, इसका मतलब तुमने उनको सपोर्ट किया, इसलिए तुम भी आरोपी हो। और हमारा कानून मालूम नहीं था, हमारे डायरेक्शन मालूम नहीं थे। ये डिफेंस लेने का अधिकार कॉमन मैन को नहीं है, तुम तो कानून के रखवाले हो, तो तुम कंटेम्प्ट के दोषी हो। ऑर्डर किया इनके सर्विस बुक में एंट्री करो, इनके ऊपर एक्शन लो। तो फंसा दिया हम लोगों ने विवेक फंसलकर को और नए पुलिस कमिश्नर को। इसीलिए मैंने कहा पिछला गिरा अगला होशियार। इसीलिए हमने ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण शो एसएसआर वॉरियर के सामने पेश कर रहे हैं और देश के दर्शकों के सामने हम ये पेश कर रहे हैं। आज का ये शो आपको देखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो डाल डाल हम पात पात चल रहे हैं। अभी जो नीलेश जी ने जो एग्जाम्पल दिया कि जब इन्होंने खुद जाकर के कहा मलवानी पुलिस में और एसआईटी के ऑफिसर को, तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं। मतलब उसको अपनी वर्दी, अपने पद का इतना अहंकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कोई भी स्ट्रक्चर को, कोई भी कानून को, कोई भी स्टेटमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब उसको वो ठेंगे पे रख रहा है। दूसरी बात, जब समझाया उसके बाद भी वो नहीं समझ रहा है। और जो तीसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि मैजिस्ट्रेट तक भी नप गए और जो ऑफिसर ने रिप्लाई, अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है नीलेश जी। हाँ, ये सतर्कता देवेन भारती, अगर मुंबई के पुलिस कमिश्नर, नए पुलिस कमिश्नर हमारे बिहार के, हमारे जिले से बस थोड़ी दूरी के हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, नेतर हार्टियन है, वहां है, जो भी है, मुझे नहीं मान, अब छोड़िए, उस पर मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन माननीय देवेन भारती जी, अभी आज इसी वक्त आपको अलर्ट कर रहा हूं, इसे आप हल्के फलके में मत लेना। विवेक फंसलकर को अपनी जिंदगी बड़ी परेशानी में गुजारनी पड़ेगी। जो उन्होंने 30 दिन और 1.5 महीने का जो उन्होंने किया है खेला, उनको अब कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कहेंगे कि अब मेरे से क्या गलती हो गई। अपने आका को बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ किया है, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। तो नीलेश जी, क्या विवेक फंसलकर के अपराध को देवेन भारती ओन करेंगे? क्या देवेन भारती को, चूंकि अब उनको भी साइन करना है और होम सेक्रेटरी को साइन करना है, तो होम सेक्रेटरी कहेंगे कि भैया हमको तो रिप्लाई रिटन में फाइल करना है, एफिडेविट देना है। तो आपने जो इशारा किया कि गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो शायद उनका अपराध कम हो जाए। वो कहेंगे कि हाँ भैया, हमने मिलॉर्ड, हमने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मुझे लग गया था प्रमा फेसाई कि इन लोगों ने गड़बड़ी की है, ये रिप्लाई है। तो अब ये अवसंभावी हो गया है
कि नए पुलिस कमिश्नर अविलंब गिरफ्तारी शुरू करें और होम सेक्रेटरी अविलंब गिरफ्तारी के आदेश देना शुरू करें, क्योंकि उनको करेक्टिव मेजर्स लेना है रिप्लाई के तहत। क्लियर लिस्ट एक्सपेक्टेशन है, सीनियर है, उसमें सीआरपीसी में प्रोविजन भी है, उसके ऊपर एक जजमेंट है, उसमें ऐसा ही कमिश्नर के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन ऑर्डर हुआ था, तो उन्होंने फिर चैलेंज किया, बोले नहीं ऐसा नहीं है, मैं वो मेरे जूनियर ने किया था ऐसा। कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, मैं वो चाहे तो जजमेंट भी भेजता हूँ आपको, बाद में आप लिंक दे सकते हैं कॉमन मैन के लिए उसका। उसने कहा जब कुछ जान पे खेल के नीचे का अधिकारी जाता है, पकड़ के लाता है आरोपी को, तभी आ जाते सब बड़े बड़े फंसलकर जैसे। पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये आरोपी पकड़े गए। वो बेचारा खुद जान पे लड़ रहा है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, पीएसआई वगैरह जो भी है, और ये आ गए अपना फोटो खिंचवाने के लिए, कोई बात नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि जब तुम क्रेडिट लेने आते हो ना, तो जब गलत होता है तब भी तुम्हारा ही जिम्मेदारी होता है। तो नीचे जो भी एसआईटी ने गलत किया उसके जिम्मेदार विवेक फंसलकर है, और वो उनको नए कमिश्नर को, नए अभी जो होम सेक्रेटरी, इनको रिप्लाई में ये देना पड़ेगा। और बहुत क्लियर है ना, ऐसा भी नहीं है, बहुत क्लियर सवाल है। आपने जो इतने बड़े एफिडेविट है, बाहर प्यारा का तो जवाब देना ही है। सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? बोलेगा यस हुआ। हाँ, नहीं तो हुआ किसने किया? नहीं हुआ तो फिर उनको बोलना पड़ेगा ना, तर्क नहीं कैसे हुआ। नहीं कैसे में लिखना पड़ेगा कि साहब सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं है भाई, पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा कोई लिखेगा नहीं। और ये देखिए, जब डिपार्टमेंट का आपस में भले बचाने का ट्राई करेंगे, जब एफिडेविट पे साइन करने की बारी आती है ना, तब बहुत डेंजर काम हो जाता है। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ, सुनिए। तब वो हाथ खड़ा कर देगा कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। नहीं, आपको एग्जांपल, अरे आपको एग्जांपल बताता हूँ, रुकिए, आपके पड़ोस के पुलिस कमिश्नर का एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। एमएस अहलावत करके पुलिस कमिश्नर थे हरियाणा के। एक केस में ऐसा ही झूठा एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। अफजल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2326। जज साइटेशन है, जजमेंट है। तो आप कोई भी डाल देगा ना तो इंडिया कानून ऐसा डायरेक्ट मिल जाएगा गूगल पे। तो वो केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बोला यार ये तुम्हें इतना एक्सपेंसिव झूठा दिख रहा है तो बोला एक काम करो, ये पुलिस कमिश्नर का एफिडेविट झूठा है ना, ऑर्डर किया किसको, सीबीआई को, तुम जाके रिपोर्ट लेकर आओ तो जरा ये पॉइंट पे। आप सीबीआई को तो ऑप्शन नहीं, सीबीआई ने लाकर रिपोर्ट दे दिया क्या साहब इसका एफिडेविट झूठा है। सुप्रीम कोर्ट ने उठा के कंटेम्प्ट में 6 महीना, परजुरी में 1 साल, पुलिस कमिश्नर और 7 पुलिस वाले अदर ऑफिसर को अरेस्ट वारंट निकाला, तिहाड़ जेल में भेजा 1.5 साल के लिए, 1.5 साल जेल में रहकर आए। तो दूसरा है एक, और एक बताता हूं, हादिल कांडी बार एसोसिएशन का एक जजमेंट है 1996 का। भी उस समय ऐसा ही पुलिस वाले बहुत मिस कर रहे थे, तो बार एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने लेटर को PI ट्रीट किया। तो उसमें जब जवाब मांगा तो पुलिस कमिश्नर ने ऐसा ही घुमा दिया, यादव करके था, तो उसने झूठा एफिडेविट मजाक में ले लिया उसने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो बार एसोसिएशन लेटर लिख रहा है ना, तो इतना नहीं होगा यार तुम जैसा बता रहे हो, ठहरो जरा, मैं अभी सीबीआई से रिपोर्ट बुलाता हूँ। सीबीआई ने रिपोर्ट दिया, बोला इसका एफिडेविट झूठा है। उसको उठा के 3 महीना जेल में भेज दिया। तो ये जो है ना, ये एफिडेविट में जब बात आ जाती है तो कोई भी अधिकारी
गलत लिखता नहीं है। जब लिखता है तो या तो बेवकूफ होता है या तो उसकी तैयारी रहती है कि जाने दो भाई, मुझे जो दूसरा बहुत बड़ा मिल रहा है, मैं 4-6 महीना जेल में चला गया तो चलेगा। ऐसी मानसिकता वाला ही लिख सकता है, नहीं तो नहीं तो सही लिखेगा। आपने तो केस लॉ मेंशन किया, मैं ये कह रहा हूं कि बचने का कोई रास्ता नहीं है ना। आपने तो केस लॉ मेंशन किया हुआ है, ललिता कुमारी का उल्लंघन हो रहा है। और वो उनको ऐसा भी नहीं था कि मुझे मिलॉर्ड मुझे जानकारी नहीं थी, और आपने कहा कि कॉमन मैन को जब ये डिफेंस नहीं है तो आप तो कानून के रक्षक हैं, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। लेकिन आपने तो जानकारी मुहैया करा दी है। अभी अभी एग्रेवेटेड हो गया, अभी अभी एग्रेवेट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? एग्रेवेटेड हो गया ना। तो पहली बात तो ये हो गया कि भाई जानकारी का सवाल ही नहीं है, आपको तो केस लॉ के साथ बता दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस केस लॉ का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के यस पहले पेज पर लिखा हुआ है, और पहले ही इस पैरा में लिखा हुआ है कि ललिता कुमारी का ये पूरी तरह से उल्लंघन होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि विवेक फंसलकर कब तक गिरफ्तार होंगे, क्योंकि उनको सबसे पहले विवेक फंसलकर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरे ख्याल से सतीश सालियान मिलने के लिए गए थे विवेक फंसलकर के, उन्होंने मुलाकात भी नहीं की, अपने डिप्टी को भेज दिया, तो ये भी इग्नोरेंस हुआ। तो सबसे पहले विवेक फंसलकर एसआईटी का अधिकारी मलवानी पुलिस स्टेशन का, और बाकी अभी रोहन और आदित्य वो अजीत तो बाद में आएगा। अभी तो सवाल है कि रिप्लाई जब फाइल होगा कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया, तो देवेंद्र भारती तो साइन करेंगे नहीं, और ना ही जो होम सेक्रेटरी है वो साइन करेंगे। और होम दोनों कहेगा कि भैया फडणवीस जी को पूछिए, वो होम मिनिस्टर हैं। फिर डिप्टी होम मिनिस्टर को पूछेंगे, वो दोनों कहेंगे भैया तुम्हारा जो पड़ता है वो करो, मेरे को इसमें शामिल नहीं करने का। मेरा तो कुछ नहीं है। बोलिए। हाँ सुनिए, हम्म। इसमें ये क्या करते हैं ऐसे समय चालू करना, मैं बताता हूँ। हाँ। ये क्या करेंगे, बैकडेट का नोटिंग बनाएंगे कि अच्छा। मैंने कहा था एसआईटी के नगरकर को तू एफआईआर कर करके, उसने नहीं किया, उसको अरेस्ट करो। ये अच्छा। डिपार्टमेंट यही करने वाला है, मेरे वर्ड आप लिख लेना, नहीं तो उन्हें तो कमिश्नर अंदर जाएगा। अभी देख लेना आप, ये ऐसा ही कुछ तो भी करेंगे, ऐसा मेरा आज तक का अनुभव मैं कह रहा हूँ। तो फॉर्जरी करेंगे ना, फॉर्जरी करेंगे ये। ठीक है ना, वो अरे फोर्जरी नहीं करेंगे नहीं, तो उसका अगर क्या लेकिन है, वो तो गुस्सा फिर शांत करो। वो हाँ, तो एसआईटी का तो अधिकारी कहेगा कि भैया मेरे पास तो कोई नहीं आया आपका एप्लीकेशन, अरे नोटिंग तो आया नहीं मेरे उसकी क्या पास। हिम्मत है बोलने की? वो क्या बोलेगा, उसके 50 और ऑफेंस की फाइल इनके पास में रहती है, वो क्या बोले? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, नियम से ठीक है, प्रैक्टिकल ये है कि वो उसको कहाँ से हफ्ता आता है और वो कौन से गलत कामों में इन्वॉल्व है, सारी फाइल इनके पास है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल हमारे शो में भूपेश जी कह रहे थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कि ये केस आशुतोष जी, नीलेश जी, आप लोगों ने इस तरह से इसको फंसा दिया है कि इसमें जो कोई भी नया स्टेप लेगा वो उसका और फंसने वाला स्टेप होगा। मतलब पुलिस कमिश्नर अगर इसमें फॉर्जरी करेगा और उधर से उसने चैलेंज कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, इनको मेरे मेरे पास नोटिंग आया था डर के मारे, तब तो ठीक है। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि मेरे पास कोई नोटिंग आया था नहीं था, कोई आदेश नहीं था, मैं कैसे करता या कुछ भी करता, मतलब जिसने गलती की है उसको अब भुगतना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपने नहीं छोड़ा नीलेश जी। हाँ, और क्या करेंगे मालूम है क्या? कमिश्नर कमिश्नर क्या बोलेगा, नोटिंग क्या उसमें लिखा है ना, वो तो ये भी बोल सकता है ना कमिश्नर, कि ये जब तेरे हाँ। पास में फॉरवर्ड किया हमने, इसमें केस लॉ लिखा हुआ है, तूने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया, हमने तुझे बोला क्या मत कर करके। तो आप ये कह रहे हैं कि रिप्लाई फाइल करने का आप एक काम कर सकते हैं, मेरे तरफ से पब्लिक के तरफ से ये मैं डिमांड कर रहा हूं कि आप अदालत से ये डिमांड करिए कि ये रिप्लाई जो फाइलिंग हो रही है, जो भी चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर करें उनके पास तो डॉक्यूमेंट आएगा, वो बेचारा कानून की भाषा में लिखेंगे और रिप्लाई फाइल करेगा, बाकी काम तो इनको अधिकारियों को करके देना है। तो अधिकारी आपस में क्या बात कर रहे हैं इसकी अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दे दें तो बड़ा शानदार हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक के सामने सब कुछ चला जाएगा कि ये देखिए ये वो आपस पब्लिक को में ये क्या मांगने कर दीजिए रहे हैं। ना। अरे भाई मैं बहुत ओवर बर्डन हूँ, ये पब्लिक को मांगने दीजिए, मैं क्या नहीं तो करूँ? पब्लिक ये पब्लिक डिमांड को कर रही है ईमेल कि ये जो रिप्लाई फाइल ईमेल कर रही है, रिप्लाई फाइल हाँ, करने की पूरी प्रक्रिया अगर ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, और इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाए कि किस ऑफिसर ने किसको क्या मांगा, कब मांगा, कब। अभी आपने कह दिया, आपने कब कमिश्नर को बचा दिया,
अब आप तो ऐसे वकील नहीं हैं कि साहब आपने बचा दिया कमिश्नर को, कमिश्नर कहेगा कि जब मैंने तुमको ये फॉरवर्ड किया था तो ये तो अपने आप में कंप्लेन है, तुमने क्यों नहीं किया? तो वो तो बोलेगा कि साहब अब मैं क्या करूं? तो कमिश्नर को आपने बचा दिया साहब, देखिए। नहीं नहीं, सुनो ना, कमिश्नर को, कमिश्नर के ऊपर दूसरे भी काम है इसमें, मैं बताता हूँ। ये एसआईटी के इन्हीं शैलेंद्र नागरकर ने हाँ। सतीश साल्यान जी को डिफेम करने के लिए उस फाइल के 2 नए कागज तैयार करके मीडिया को दिया, दो लोगों को दिया, और उन्होंने पब्लिश किया कि ऐसा आ गया है कि सतीश साल्यान के एक महिला से अपेक्षा, और क्या बोल रहे हैं, एसआईटी के स्टेटमेंट में आया। सुनिए, ये भी बहुत सीरियस विषय है। तो मैंने कल उनको पूछा, मिस्टर नगरकर, आपने आपकी केस पेपर का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट उनको, आरोपियों को और आरोपी के मदद करने वालों को कैसा दिया? तो क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने नहीं दिया। मतलब सुनिए, फाइल किसके कस्टडी में है? बोले मेरे। और जब वो स्टेटमेंट पब्लिश हो रहा है, आपने प्रेस नोट निकाला कि हमने नहीं दिया है या झूठा है करके बात, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपकी फाइल का पेपर कहां गायब हो गया, किसके पास पहुंचा, कैसा बाहर गया? चुप। मैंने कहा इस पे केस लॉ है, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं आपको। सबसे पहले आरोपी आप बनोगे इसमें, और सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडलाइन है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर जब तक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं होती है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स और विटनेस के स्टेटमेंट तुम बाहर देकर किसी एक को फायदा होगा। अगर ऐसा करते होगे तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर कंटेम्प्ट के तहत सजा का, जेल का हकदार भी है, और दूसरे भी सेक्शन हैं जिसमें आईपीसी वगैरह में वो अलग से सजा होगी, और इसमें उसको, उनको कोई सेकंड थॉट नहीं है। और ये सब पार्ट ऑफ एफिडेविट है जिसका जवाब देना है। शैलेंद्र नगरकर इनके नाम से आरोपी बनाया है इनको हमने। तो नीलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहली गिरफ्तारी एसआईटी के ऑफिसर की होगी, मतलब जो जांच हाँ, करने के लिए निकले थे उन्हीं की गिरफ्तारी होगी? नहीं नहीं, यस यस, सुनिए सुनिए सुनिए, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। मैं एक आपको सेम केस बताता हूं जो सीबीआई की मैंने हैंडल किया। अच्छा पॉइंट। हमारे उधर क्या हुआ था, उमरखेड़ में, अभी देखिए, एक मेरा बचपन से मित्र है, गुणसागर भीमराव नाइक करके एक फैमिली है, और हम, हमारा ऐसा दोस्ती है, मतलब मुझे मेरे घर का खाना थोड़ा सा कम खाता था मैं, उसके मम्मी के हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद आता था। हम बचपन से एक ही थाली में खाना खाते, और लोग मतलब क्या है, वो ये है, महार कम्युनिटी है, तो मतलब लोग बोलते थे अरे यार वैसा था, लेकिन हम बचपन से एक ही थाली में खाना खाते, हमारा ऐसा कुछ मन में कोई कास्ट वास्ट का विषय ही नहीं रहता। आज भी अगर हम मिलते हैं, मैं नागपुर जाऊंगा तो उसके घर से ही मेरे लिए ये आता है टिफिन। मैंने उस दिन हमने बात किया, तो जो भी है। तो क्या हुआ कि एक ऐसा ही महार कम्युनिटी का एक बच्चा था, गरीब बेचारा, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, उसको पुलिस वालों ने मारा, कस्टडी में मर गया, गरीब बच्चा। और मुझे रिक्वेस्ट किया हमारे दोस्तों ने, गुंसागर नाइक वगैरह हमारा जो ग्रुप था, उसमें से एक दोस्त ने हमको रिक्वेस्ट किया कि बोले यार वो बेचारे गरीब को मारा है, थोड़ा वो देखना यार, बोले उनका केस। हमने वो केस में हाथ डाला। तो वो केस में कैसा हुआ, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पुलिस ने मारा, तो पुलिस ने मारने के बाद में एक जो ये होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी, उसने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे दिया इनके फेवर में कि जैसा कि आज नगरकर आरोपी है, तो वो सीनियर ने रिपोर्ट दे दिया कि इनका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो पीड़ित के पिता पहुंचे हाईकोर्ट। हाँ, ये केस मैच करता है थोड़ा सा सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले मारा और उसको सुसाइड दिखा दिया, एक गले में ऐसा कंबल लटका के बोला के सुसाइड कर दिया। तो हाईकोर्ट की जस्टिस जयंत पटेल थे, उन्होंने 2 सवाल पूछे। उन्होंने बोला कि बोले देखो, जो आप बता रहे ना कंबल ये करा है,
वो बोले वो WWF का रेसलर भी रहेगा तो कंबल ऐसा हाथ से फाड़ नहीं सकता, और वो फोटो दिखा रहा है कैंची से काटा हुआ है। और जब हैंगिंग होता है ना, मतलब जो उसका सुसाइड बाय ये, तो उसमें पीछे का हड्डी टूटता है और इसका इंटैक्ट ऐसे। एक दो विषय थोड़ा मेडिकल का हाई टर्म में शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। उन्होंने उठा के मैटर सीबीआई को दिया, और सीबीआई को दिया, वार्निंग दिया 4 हफ्ते में जवाब दो, जैसा आज अपना हुआ। अब सीबीआई का बेचारे का प्रॉब्लम क्या हो गया, थोड़ा सा दूसरा और एक सीरियस मैटर आ गया था, तो वो 4 हफ्ते के बाद की डेट थी, उस समय कर नहीं पाए तो कोर्ट ऐसा छिड़ गया, जो सुनाया वो सीबीआई के अधिकारी को कोर्ट में, तो उसने बोला साफ साफ सिर्फ 2 वीक। बोले ठीक है। वहां से सीबीआई के ऑफिसर निकले उस पुलिस स्टेशन, फोन कर दिया, अगर उनकी जो भी है टीम बुला लिया, पुलिस स्टेशन घेर लिया, मतलब उसके आजू बाजू उनकी पूरी पुलिस की टीम पहुंच गई, पूरा प्लान करके कि अभी अरेस्ट करना है पुलिस वालों। वहां पहुंचने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं वर्ड बता रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये केस में पीड़ित के पिता को पूरा सपोर्ट किया था मैंने, और उस केस में 17 पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद के आसपास की सजा हुई थी। 17 पुलिस सजा हुई, उसमें से कुछ को उम्र कैद हुई, कुछ को कवर अप की सजा हुई, 17 पुलिस अधिकारियों का। और उसमें सीबीआई के लॉ ऑफिसर ने तारीफ किया था मेरी, वो भी न्यूज पे मैं भेज दूंगा। तो ठीक है। और सबसे खास बात, उस समय मैं वकील नहीं था, सबसे खास हमने उनको रशीद भाई हम सब ने मिलकर जाके मदद किया था। ठीक है। और उस समय तो मतलब बहुत हुआ था, हमारे जान को धोखा भी हो गया था। ठीक है, लेकिन जो कोई बात नहीं, हमको अनुभव है उन चीजों का। तो अभी ये इम्पोर्टेंट मैं जो बता रहा हूं, आप इसको देखिए। सीबीआई का ऑफिसर आता है, जाकर उस पुलिस स्टेशन में मेन चेयर पे बैठता है, तो आरोपी पुलिस अधिकारी एक आता है, सब बुलाया, लिस्ट निकाला, आकर इनके कान में थोड़ा बात करने का ट्राई करता है सीबीआई को, मतलब रेगुलर आदत पड़ी हुई है ना। सीबीआई का अधिकारी उठा, पकड़म सर मारा, दीवार पे धक्का दिया, तो लगाओ इसको हथकड़ी इस तरह से वहां से पुलिस अधिकारी अरेस्ट करके गाड़ी भर के लेके निकला सर वहां से, और फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया। अरे फिर पुलिस कस्टडी, सुनो तो आगे का जोक ये हो गया। बोले अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो पहला पार्ट हो गया। बोले हमको इसमें क्यों आना पड़ा, क्योंकि पहला जो एसीपी था उसने गलत इन्वेस्टिगेशन किया। वो कहां पर है, तो बोले साहब वाशिंग में पोस्टिंग है। वाशिंग के एसपी को फोन लगाया, बोले आपके वहां पर वो काम कर रहा है ऑफिसर, बोले यस, उसको आपके केबिन में बुलाइए। बुलाया, बोले बाहर 5 पुलिस वाले बुलाइए, बोले साहब बुला लिया। क्या बोला, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, एसीपी को, उसको भी लेकर आओ, बोले साला हमारे कस्टडी में लाके। तो चलो तो पहला इन्वेस्टिगेशन तूने साले बकवास किया करके तो ये सब हुआ ना। तो ये इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ, ये मतलब मेरा अनुभव बता रहा हूँ। हाँ, नहीं तो एसएसआर वॉरियर आज आपका अनुभव सुन भी रहा है, पूरा देश सुन रहा है, और नए पुलिस कमिश्नर भी सुन रहे हैं, और होम सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं, और भी सुन रहे हैं, और भी सुन रहे हैं, और भी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो सुन लीजिए, विवेक फणसलकर साहब, आपने जो किया अब उसका हिसाब होगा। माननीय परमवीर सिंह का तो हिसाब हो ही रहा है, विवेक फणसलकर साहब का भी हिसाब होगा। और नए पुलिस कमिश्नर के लिए अगला गिरा पिछला होशियार का दृष्टांत भी माननीय नीलेश ओझा जी ने दे दिया है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने आ गया है। तो मैटर को हल्के में नहीं लेना। 140 करोड़ लोगों की निगाह मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर पर पड़ी हुई है। क्यों भाई, एवरी डे शो कर रहा है, एवरीडे वॉइस ऑफ वॉइसलेस बन रहा है। इस मामले में परमवीर सिंह और फणसलकर की राह मत पकड़ना,
ये पहले ही हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। माननीय देवेन जी भारती हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, उनकी राह मत पकड़िएगा, वरना आप फिर फंसिएगा, क्योंकि फंसल कर फंसने जा रहे हैं और एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो अरेस्ट होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले माननीय नीलेश ओझा जी ने कई पुलिस ऑफिसर को किस प्रकार से अरेस्ट करवाया है, ये इनके साथ रिकॉर्ड है। एक और बात मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि दिल्ली के कुछ जो बड़े बड़े दलाल वकील हैं, जिनको आप जानते हैं, खूब बढ़िया से जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये उस प्रकार की दलाली नहीं चल रही है। यहां केस लॉ, कानून, एविडेंस और उसके ऊपर तर्क, फिर उसके ऊपर तर्क और सत्य को खोजने की पूरी कवायद कानूनी तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से हो रही। ना तो किसी को फंसाना है और ना ही किसी को छोड़ना है। तो न्यायपूर्ण तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई दलाली चोरी नहीं हो रही है। जो गुनहगार होगा उनको सजा मिलेगी, जो नहीं गुनहगार होगा वो बच के निकलेंगे। ऐसी लड़ाई चल रही है। तो माननीय विवेक फंसलकर जी, आपसे गलती हो गई, आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और माननीय देवेन भारती जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आज मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इस मुद्दे पर दोबारा नीलेश जी से एक और चर्चा शुरू करूंगा। आज के लिए मैं नीलेश जी का आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगर मौका लगा तो मैं एक बार आपको फिर तकलीफ दूंगा, लेकिन परमवीर जी, विवेक फंसलकर जी और देवेन भारती जी, होशियार रहिए, हमारी नजर आप सब पर है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।